हेलो गाइस, मैं राजपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम प्रश्नावली 1.3 शुरू करने वाले हैं। इससे पिछली वाली वीडियो तक हमने प्रश्नावली 1.2 के एग्जाम्पल और क्वेश्चन हैं जो सब खत्म कर लिए हैं। अब हम 1.3 शुरू करेंगे और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण। क्या पढ़ेंगे भाई? अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण, यानी कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। जैसे आप जानते हो √3, √5, √7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब हम सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या क्यों है, इनका रीजन हम देंगे। उससे पहले हम 1.3 जो आपकी प्रमेय बुक में दी हुई है उसको देख लेते हैं कि ये क्या है। वैसे प्रूफ इसका आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये काम आएगी। देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका कुछ खास मतलब नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। जैसे मान लो कि मैं a की जगह 10 ले लेता हूं। a का मान कितना ले लिया मैंने? 10। तो ये प्रमेय सिर्फ इतना ही कहना चाह रही है कि अगर a स्क्वायर p से भाज्य है तो a भी p से भाज्य होगा। जैसे a की जगह यहाँ 10 का स्क्वायर, ये p से भाज्य में कोई भी संख्या लू, मान लो 5 ले ली मैंने p, ठीक है। ये हो गया 100। 5 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 20 आएगा। अगर यहाँ ये a स्क्वायर p से भाज्य हो रहा है तो ये a भी p से भाज्य होना चाहिए। a का मान कितना लिया था? 10 लिया था और p का मान क्या था? 5। तो कितना आएगा भाई? 2 आएगा। केवल इस प्रमेय का कहने का मतलब यही है कि किसी संख्या का स्क्वायर अगर p से भाज्य, p का भी कोई मान होगा, अगर किसी संख्या का वर्ग p से भाज्य है तो वो संख्या खुद भी p से भाज्य होगी, इस तरह। ठीक है, इसका केवल इतना ही मतलब है। आपका जो प्रूफ है वो आपके एग्जाम में नहीं आता, कुछ खास नीड नहीं है। बस समझना इसी चीज को है कि अगर 100 यहाँ पर भाज्य हो रहा है 5 से तो 10 भी भाज्य होगा। कोई भी स्क्वायर है, जैसे मान लो 4 का स्क्वायर अगर 2 से भाज्य है तो खुद 4 भी 2 से भाज्य होगा। यही है इसका मतलब। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है पी स्क्वायर ए को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। ठीक है, हम देखेंगे इसके बाद क्वेश्चंस। उनमें क्या करेंगे? अभी मैंने बताया परिमेय संख्याओं का पुनर्भरण, अपरिमेय संख्याओं का, सॉरी, क्या करेंगे? पुनर्भरण, यानी कि उन्हें हम सिद्ध करेंगे कि वो किस प्रकार अपरिमेय है। इस प्रश्नावली में दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे एक तो सिंपली ऐसी संख्याएं मिलेंगी जिनमें एक ही संख्या होगी, एक कुछ ऐसे मिलेंगी 2 माइनस √3, 2/√3, ठीक है, गुणा में, भाग में या फिर माइनस में। दो से ज्यादा संख्याएं हैं यहाँ पर, यहाँ सिर्फ एक संख्या है। तो दो टाइप है आपके इस प्रश्नावली में, दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। दोनों का अलग अलग पैटर्न है लेकिन सेम है। जैसे अपन √3 के लिए सॉल्व करेंगे, सेम वही पैटर्न एक संख्या के लिए, सेम वही पैटर्न रहेगा। चाहे कितनी भी संख्या आ जाए, एक के √11 तक आए, कुछ भी आए, लेकिन एक संख्या अगर आपको मिलती है तो वही पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ पर माइनस बटे वाली जो संख्याएं आएंगी उनके लिए अलग पैटर्न है। ठीक है सबके लिए सेम। जैसे इसके लिए एक है तो बाकी सबके लिए यही चलेगा, इसके लिए है तो बाकी सबके लिए एक चलेगा। तो पैटर्न आप ध्यान से देखना। और दूसरी, इस प्रश्नावली 1.3 में से एग्जाम के लिए एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि यहीं से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनर उठाता है जो आपके शायद 3 या 4 नंबर में आता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा पॉज करने, रोक रोक के देख लेना, समझ में आ जाएगा। और बाकी फिर आप कमेंट में बता देना अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मैं एग्जाम्पल शुरू करूंगा पहले, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रमेय 1.4 को। वैसे ये कोई प्रमेय नहीं है, ये एक तरह से एग्जाम्पल या क्वेश्चन लगा लो आप इसको। आपको इसमें सॉल्व करके दिखाना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करके दिखाओ। आगे इसी टाइप के क्वेश्चंस भी हैं जिनके लिए एक संख्या के लिए अपन सॉल्व करेंगे। तो ये पैटर्न आप ध्यान से देखना क्योंकि मैंने अभी अभी बताया जो एक संख्या आएगी उसके लिए सेम पैटर्न चलेगा। जैसे √3 आएगा तो केवल इतना ही चेंज होगा, जहां जहां √2 लिखा हुआ है वहां वहां √3 आ जाएगा। √5 है तो √2 लिखूंगा, अब उसकी जगह √5 आ जाएगा। ठीक है, पैटर्न आप ध्यान से देखना। प्रूफ करता हूं मैं इसका। क्या करना है भाई? हम जानते हैं अगर √2 एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करनी है तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे कि √2 क्या है? परिमेय है, हम ये लेके चलेंगे। ठीक है, किससे सॉल्व करने वाले हैं हम इसको? कंट्राडिक्शन, यानी हिंदी में कहें तो विरोधाभास से। विरोधाभास के जरिए हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे, या कहूं इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। पहले इसको √2 को हम क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया मैंने?
परिमेय संख्या मान लिया भाई, परिमेय संख्या है। अब आप जानते हो अगर परिमेय संख्या है तो उसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने डेफिनेशन जब बताई थी तो बताया था कि p बटे क्यू के रूप वाली क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, जहां पर q की जगह कभी भी जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि q की जगह अगर जीरो आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, अनंत बन जाएगी। अगर बटे में जीरो आता है तो अनंत हो जाती है वो, और अनंत हमें पता नहीं है अभी तक कितना आता है, इनफाइनाइट है वो अभी तक। ठीक है, तो यहां मैंने मान लिया माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या कर सकते हैं हम, अंडर रूट 2 को p बटे क्यू के बराबर लिख सकते हैं भाई, ये हम परिभाषा से जानते हैं, जहां q बराबर जीरो नहीं। ठीक है, q बराबर जीरो नहीं है। और क्या है, मैंने आपको उस टाइम परिभाषा के टाइम बताया भी था कि 2/4 अगर यहां लिखा हुआ है तो इनमें से क्या कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये परिमेय नहीं है। किस तरह होगी परिमेय, जब इसको काट देंगे क्या, 1/2। तो ये कौन सी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। मैंने बताया था आपको परिभाषा के टाइम, देख लेना, फर्स्ट वीडियो में करा रखी है परिमेय संख्या, तब देखना। ठीक है, ये क्या है, सहअभाज्य संख्या। तो कौन सी होती है सहअभाज्य संख्या, जिनका HCF 1 आता है। HCF अभी आपने इससे पिछली वाली वीडियो में खूब निकाले, जिनका HCF 1 आता है वो क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। यानी कि टोटली काटने के बाद, जैसे ये 2/4 लिखा हुआ था, इसको मैंने काट के कितना लिख दिया, 1/2 लिख दिया। अगर कोई आपसे डायरेक्ट पूछता है कि 2/4 परिमेय संख्या है, तो नहीं है, ये कोई परिमेय संख्या नहीं है। बाकी बच्चों को पढ़ा देते हैं कि p बटे क्यू के रूप में लिखी है तो सारी परिमेय, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों की डेफिनेशन अलग होती है, लेकिन आपके लिए क्या है कि आपके लिए यहाँ सहअभाज्य संख्या होना जरूरी है। तो इस 2/4 को काटने के बाद 1/2 आएगा, वो परिमेय संख्या है। ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना। तो यहाँ क्या लिखा है मैंने, जहां q बराबर जीरो नहीं है तथा p व q क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब क्या है कि वो टोटली कटे हुए हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। यहाँ 2 और 4 में 2 कॉमन आ सकता है, लेकिन यहाँ 1/2 में कुछ कॉमन नहीं आ सकता, केवल क्या कॉमन आ सकता है, 1। तो इसलिए HCF कितना है, 1 है। तो ध्यान रखना, सहअभाज्य संख्या वो होती है जिनका HCF 1 आता है। ठीक है, इस तरह आपको लिखने, ये पैटर्न आप सेम फॉलो करना, क्योंकि इस पैटर्न के जरिए ही जो भी एक संख्या की आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, वो सारी इसी पैटर्न के हिसाब से होंगी। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा पक्षांतरण करते हैं। q को मैं इधर ले आऊं तो अंडर रूट 2, ये q भाग में है तो किस में आ जाएगा, इधर गुणा में आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा, p। मैं यहां से q का मान निकाल लेता हूं भाई, क्या आ गया, p/√2। ये गुणा में था, ये चला गया भाग में। अब क्या करना है, यहां तक तो आ गया। अभी हम अपन ने एक प्रमेय पढ़ी थी कि p² अगर a से भाज्य है, ठीक है, सॉरी, a² अगर p से भाज्य है तो a भी p से भाज्य होगा, ये पढ़ा था अभी अपन ने। यहां इसको, यहां तो ये √2 है, लेकिन p की जगह अपन को क्या चाहिए, पूर्णांक चाहिए। तो q वर, इसको क्या कर लू मैं, वर्ग कर लू, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करेंगे तो इधर तो q² हो जाएगा, q², इधर क्या होगा, p का स्क्वायर, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, अब ये अपनी प्रमेय 1.3 जो भी इससे पिछली बार देखी थी, इससे पहले, उसके जैसा बन गया। यहाँ p² 2 से भाज्य है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां p² 2 से भाज्य है तो p भी 2 से भाज्य होगा, लिख सकते हैं भाई, हमने अभी प्रमेय देखी थी। p² अगर 2 से भाज्य है तो p भी 2 से भाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए आप, अगर p² 2 से भाज्य है तो मैं उसका कुछ ना कुछ मान आएगा। अगर p/2 ये टोटली कुछ ना कुछ आ रहा है तो मैं उसको कुछ मान लेता हूं। यहां लिख देते हैं मन, माना p/2 बराबर k1। इसका जो भी भाग देने पे जो मान आएगा उसको मैंने क्या मान लिया, k1 मान लिया। याद रखना, ये k1 हमेशा क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, k1 पूर्णांक है। ठीक है, इसको दे लिया, तो इसको अब पक्षांतरण करके मैं इधर लिख देता हूं। यहां से p/2 बराबर क्या हो गया, k1 हो गया। तो मैं यहां से निकाल लेता हूं भाई p का मान। तो p का मान कितना आएगा, ये 2 भाग में है तो इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। p बराबर क्या आ गया, 2k1 आ गया। ठीक है, ये p का मान निकाल लिया मैंने। इसको आप यहां रख दो, इसको आप समीकरण 1 मान के चलो और इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, ये समीकरण 2 से p का मान हम कहां रख दें, समीकरण 1 में रख दें। मैं लिख रहा हूं यहां समीकरण
2 से मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करना है भाई, ये जो p का मान है उसको आप उठा के इसकी जगह रख दो, तो क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर की जगह क्या रखना है, 2k1 रखना है। रख देता हूं मैं यहां पर 2k1, और इसका भी क्या है, स्क्वायर है। यहां देखो इसका स्क्वायर है और अपॉन में कितना है, 2। इसको अगर सॉल्व करें तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 4k1 स्क्वायर बटे 2। इसको भी अगर सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा, 2k1 स्क्वायर। ठीक है, यहां से k1 स्क्वायर का आप मान निकालोगे तो ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, q के बटे में, तो ये क्यू स्क्वायर बाई 2 बन गया। ये किसका मान आ गया, k1 का मान आ गया। अब आप यहां देखो, जो सेम यहां बना था वही इधर बन गया, तो यहां हम दोबारा लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर अगर 2 से भाज्य है तो क्यू भी 2 से भाज्य होगा। क्या लिखना है, यहां क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है, किससे लिख रहे हैं हम, ये हम लिख रहे हैं प्रमेय 1.3 से। क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है तो क्यू भी 2 से भाज्य होगा। ठीक है, इसके बाद वही सेम पैटर्न, क्यू स्क्वायर अगर 2 से भाज्य है तो क्यू बटे 2 का कुछ ना कुछ मान आएगा, उसको मैं क्या मान लेता हूं, क्यू बटे 2 बराबर k2 मान लिया मैंने। ठीक है, यहां आप लिख दो, माना क्यू बटे 2 बराबर k2, क्योंकि क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है तो क्यू भी 2 से भाज्य हो रहा है, और क्यू अगर 2 से भाज्य हो रहा है तो क्यू बटे 2 का भी कुछ ना कुछ मान आएगा। जैसे हमने यहाँ p बटे 2 को माना था, तो q बटे 2 यहां से, अब यहां हमने p का मान निकाला था, यहां आप किसका निकाल लो, q का निकाल लो। क्या मान आ गया, 2k2 आ गया। ठीक है, ये कौन सी समीकरण हो गई हमारी, तीसरी समीकरण हो गई। अब आप समीकरण 2 और 3 को देखो, p और q के मान आ रहे हैं 2k2 और 2k1, यानी कि अगर मैं इनमें से कॉमन लूं तो 2 कॉमन आ जाएगा भाई, कॉमन आ रहा है 2। लेकिन मैंने यहां क्या लिखा है, p और q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। लेकिन अपन ने जब सॉल्व किया तो p व q में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है। ठीक है, जबकि अगर सहअभाज्य संख्या है तो मैंने भी आपको बताया कि सहअभाज्य संख्याओं में HCF 1 होता है, यानी कि कॉमन सिर्फ एक ही आएगा, 2 नहीं आ सकता, कुछ और कॉमन नहीं आ सकता। तो ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। मैंने आपको शुरुआत करने से पहले ही बताया था कि मैं कंट्राडिक्शन, यानी इसको किससे सॉल्व करेंगे, हम विरोधाभास से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये जो माना है वो क्या है, गलत है, हमारी पूर्व परिकल्पना है जो गलत है। यहां आप लिख सकते हो, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि p व q में 2 उभयनिष्ठ है। कॉमन का मतलब हिंदी में क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। तो अतः हमारी पूर्व परिकल्पना, परिकल्पना मतलब जो हमने मानी थी पहले, क्या माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो अतः हमारी पूर्व परिकल्पना गलत है। ठीक है, गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है वो, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह का ये सॉल्यूशन है। सेम पैटर्न, सेम एक संख्या के लिए, जैसे यहां √2 है, √5, √7, √11, √13, जो भी एक संख्या आएगी उसके लिए सेम यही पैटर्न चलेगा। सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से सॉल्व होंगे, केवल √2 की जगह इसके मान जो आएंगे वो बदलते रहेंगे। जैसे √3 आएगा तो यहाँ √3, यहाँ √3, यहाँ 3। ठीक है, इस तरह चलना है। एक दूसरा टाइप भी है इसमें, वो दूसरा टाइप इसके बाद कराएंगे। एक बार दोबारा देख लो क्या क्या किया है मैंने। सबसे पहले क्या है, हमें सिद्ध करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो मैंने क्या मान लिया कि √2 तो क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय की परिभाषा से अपन क्या जानते हैं कि परिमेय संख्या अगर हो तो उसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q कभी भी 0 नहीं होता, और p और q क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्या होती है। अब मैंने बता भी दिया आपको, अब जगह नहीं है वरना दोबारा बता देता। p और q सहअभाज्य है, मतलब 2/4 को काटेंगे तो 1/2 आएगा। ये नहीं कटना चाहिए। सहअभाज्य का मतलब क्या है, ये अगर कटे नहीं या फिर इसमें कुछ कॉमन ना है, क्योंकि कटता कब है, जब कुछ ना कुछ कॉमन आता है। इनमें कुछ कॉमन नहीं है, मतलब वो क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य लिख दिया। इसके बाद क्या किया, q को मैं इधर लेके आया पक्षांतरण करके, और इधर बच गया p।
Q का मान निकाला मैंने, P √2 इसके नीचे चला गया, दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये Q स्क्वायर बन गया, इधर P का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आता है। ठीक है, अब हम प्रमेय 1.3 हमने अभी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि P स्क्वायर अगर A से भाज्य है तो P भी A से भाज्य होगा, ये पढ़ी थी। यहाँ P स्क्वायर 2 से भाज्य है तो मैंने लिख दिया P स्क्वायर 2 से भाज्य है तो P भी 2 से भाज्य होगा। यहां आप ऐसा भी लिख सकते हो कि प्रमेय 1.3 से, ये भी लिख सकते, ठीक है, प्रमेय 1.3 से हम क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर 2 से भाज्य है तो P भी 2 से भाज्य होगा। P 2 से भाज्य है तो P बटे 2 का कुछ ना कुछ मान आएगा, उसको मैंने क्या मान लिया, K1 मान लिया, P बटे 2 बराबर K1 हो गया। तो P का मान यहां से निकालेंगे तो ये 2 गुणा में आ गया, ये जो भाग में था वो गुणा में चला गया। अब ये जो मान है P का वो उठा के मैंने यहां रख दिया, समीकरण 1 में रख दिया, तो Q स्क्वायर बराबर 2K1 का स्क्वायर बाई 2, 2K1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, K1 का स्क्वायर K1 स्क्वायर और 2 बटे में है, और सॉल्व करेंगे तो ये 2 का भाग इसमें जाएगा, क्या बनेगा 2K1 स्क्वायर। यहां से मैं K1 का मान निकालूंगा तो ये 2 इसके बटे में चला गया, Q स्क्वायर बाई 2 बन गया। अब वही सेम चीज, Q स्क्वायर 2 से भाज्य है तो Q भी 2 से भाज्य है, अगर Q 2 से भाज्य है तो Q बाई 2 का कुछ ना कुछ मान आएगा, उसको मैंने क्या मान लिया, K2 मान लिया, यहां से क्या निकाल लिया, Q का मान। अब आप देखो समीकरण 3 और समीकरण 2 को, समझने वाली चीज यही है, Q और P के जो मान है उनमें आपको 2 कॉमन दिख रहा है, लेकिन यहां मैंने क्या लिखा था, P और Q क्या है, सहअभाज्य, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है इसका मतलब हमारा जो हमने किया है सॉल्व वो विरोधाभास है, क्या है, विरोधाभास, इंग्लिश में कहूं तो कंट्राडिक्शन है, और वो क्यों आया है, क्योंकि हमने जो माना था वो गलत है, तो गलत माना है तो उसको मैंने सही करके क्या लिखा, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण 2 व 3 से मैंने लिख दिया कि 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, या फिर मैं यहां पर लिख सकता हूं उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये भी लिख सकता हूं, ठीक है, क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारी पूर्व परिकल्पना, कौन सी परिकल्पना, ये वो क्या है, गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन मैं बता रहा हूं किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले हैं, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन जरूर उठता है, तो अब वीडियो को थोड़ा स्लो स्पीड से देखना, काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं हटा देता हूं, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है, और सेम यही पैटर्न सब एक संख्या जो भी आपको सिद्ध करनी है जिनमें एक लिखा मिलेगा यहां पर, मतलब एक संख्या कोई भी, ठीक है, एक का मतलब वो गणित वाला एक नहीं, कोई भी एक संख्या, जैसे √3, √5, √7, तो उनके लिए सबके लिए सेम पैटर्न है। आपकी प्रश्नावली में क्वेश्चन है √5 वाला, किसका, √5 का, इसके बाद आप वो ट्राई करना, √5 वाला वो इसी पैटर्न से होगा सेम, ठीक है, वहां √2 की जगह √5 चलेगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पैटर्न है वो क्या है, जैसे अभी मैंने बताया 2 - √3, 5 - √3, ऐसा कुछ संख्याएं चलेंगी, उनको हम सॉल्व करेंगे, वो इससे थोड़ा इजी पड़ता है, ये वाला जो टाइप है वो इस वाले टाइप से बहुत इजी पड़ता है, छोटा भी है, केवल यहीं तक में हो जाएगा, शायद छोटा पार्ट है, तो आता ये है, आने की ज्यादा चांसेस किसके होते हैं, इसके होते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, बड़े नंबर हैं, तो उस हिसाब से ये आने के चांसेस इसके ज्यादा है, ठीक है। देखते हैं भाई एग्जाम्पल 9, वो क्या दे रखा है आपको, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है √3 को, √3 को अगर हम अपरिमेय संख्या सिद्ध कर रहे हैं तो इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था सेम उसी के जैसा वो प्रमेय में दे रखा था, हालांकि वो है क्वेश्चन ही, मैंने आपको बता दिया, तो सेम वही पैटर्न चलेगा, बिल्कुल सेम, √2 जहां जहां लिखा था वहां √3 आ जाएगा, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं दोबारा करा देता हूं, बाकी कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं मैं सब कुछ करा के चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, माना √3 एक परिमेय संख्या है, यही किया था भाई, पहले भी सेम पैटर्न चलाना है, माना √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, P बटे Q के रूप में लिख सकते हो, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P व Q क्या है, सहअभाज्य है, ठीक है।
अब आपको सहभाज्य का मतलब समझ में आ चुका होगा। P बटे Q के रूप में लिख दिया, Q को मैं इधर लेके आऊंगा, वही सेम जो पिछले वाले में किया, तो अंडर रूट 3 इंटू क्या हो गया, Q हो गया, इधर P बच गया। यहां से मैं किसका मान निकालूंगा, Q का मान निकालूंगा, कितना आ गया, P/√3। अब हम क्या करेंगे, इसका हमने वर्ग किया था तो वही पैटर्न है, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करना है भाई, वर्ग करना है। वर्ग करेंगे तो इधर तो Q² बनेगा, इधर क्या बनेगा, P² और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बनेगा। अब वही चीज बन गई, P² किससे भाज्य हो रहा है यहाँ पर, 3 से। तो प्रमेय 1.3 से हम क्या जानते हैं, प्रमेय 1.3 से P² 3 से भाज्य है तो P भी 3 से भाज्य होगा। उस प्रमेय का यही यूज था, इसलिए उसका कोई प्रूफ नहीं आता, इसलिए मैंने उसको केवल समझाया था, प्रूफ वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में प्रूफ नहीं आता, एग्जाम में ये क्वेश्चन उठता है उस प्रमेय से रिलेटेड, ठीक है। P² 3 से भाज्य है तो P भी 3 से भाज्य होगा। P 3 से भाज्य है तो उसका कुछ ना कुछ मान आएगा, उसको क्या मान लेता हूं मैं, K1 मान लेता हूं, ठीक है। जहां K1 क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। K1 क्या है, कोई भी पूर्णांक है। इसका कर लिया, यहां से आप K1 का मान P का मान निकाल लो। P और Q के ही मान चाहिए क्योंकि अपन को P बराबर क्या आ गया, 3K1 आ गया। इसको क्या मान दे दें, समीकरण 1, इसको दे दे समीकरण 2। इधर देख लो, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर क्या करना है, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखना है। वही चीज है, मैं बार बार बता रहा हूं कि सेम पैटर्न जो मैंने पिछले में किया है सेम वही कर रहा हूं, केवल √3 लिख रहा हूं √2 की जगह, ठीक है। समीकरण 2 से मान उठा के यहां रखेंगे तो Q² तो इधर है, और इधर क्या है, P² की जगह 3K1 और इसका भी स्क्वायर, बटे में क्या है, 3 है, ठीक है। इधर देख लीजिए आप, तो Q² बराबर क्या बन गया भाई, यहां से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और K1² बटे 3। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा, ये क्या बनेगा, 3K1²। तो यहां से आप K1 का मान, K1² का मान निकालोगे, K1² का मान क्या आएगा, Q² बटे 3, ये 3 इसके बटे में चला जाएगा। यहां वही सेम चीज, Q² 3 से भाज्य है, इसलिए Q भी 3 से भाज्य होगा, ठीक है। सेम वही वाली चीज है जो यहां है, P² बटे 3 है, यहाँ Q² बटे 3 है, तो वही चीज मैंने यहां लिख दी, Q² 3 से भाज्य है तो Q भी 3 से भाज्य होगा, और Q अगर 3 से भाज्य है तो Q बटे 3 का भी कुछ ना कुछ मान आएगा, ठीक है। उस Q बटे 3 के मान को मैं क्या मान लेता हूं, K2 मान लेता हूं, जहां K2 क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब यहां से आप Q का मान निकालोगे तो क्या आएगा, 3K2 आएगा, ठीक है। इसको आप दे दो समीकरण 1 2 और ये 3 दे दी, ठीक है। अब आप समीकरण 2 और 3 को देखो ध्यान से, P का मान है 3K1, Q का मान है 3K2, तो समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है भाई, कि 3 इनमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कि 3 इनका या फिर 3P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। P और Q का क्या आ रहा है, 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। देखो 3 यहां पे भी है और 3 यहां पे भी है, तो वही चीज है, मैंने सहभाज्य लिखा है, सहभाज्य का मतलब HCF 1 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, 3 आ रहा है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व परिकल्पना गलत है,
इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब आप देख लो, सेम पिछले वाले का ही पैटर्न है ये, कुछ भी फर्क नहीं है, केवल √2 की जगह क्या आया है? √3 आया है। सेम पैटर्न वही माना, पहले मैंने Q के मान यहां से निकाले, यहाँ P का मान निकाला, इधर Q का मान निकाला और 3 कॉमन दिखा तो वही चीज लिख दी। ठीक है, सेम पैटर्न है ये, इसलिए मैं कहता हूं आप एक को समझ लोगे, बाकी आप खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल 10, देखते हैं एग्जाम्पल 10 को देखते हैं। इसमें क्या आ गया? दूसरा पैटर्न आ गया। यहाँ आप देखो क्या लिखा हुआ है, 5 - √3। क्या लिखा हुआ है? 5 - √3। मैंने बताया माइनस वाली या 2/√3 बटे वाली, ठीक है, इस तरह की जो संख्या आएगी उनके लिए ये वाला पैटर्न यूज होगा। इससे पहले अपन ने केवल एक संख्या के लिए किया था, उसके लिए वो पैटर्न यूज होगा। तो इस पैटर्न को भी आप ध्यान से देखें, हालांकि ये उससे छोटा है, उससे इजी है। क्या करें? इसका सॉल्यूशन करते हैं भाई। सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ आपके बुक में शायद दर्शाइए हुए लिखा हुआ है, वो बात वही है, दर्शाइए या सिद्ध कीजिए, आप उस चीज से कंफ्यूजन ना हो। तो 5 - √3 को मैं क्या मान लेता हूं? परिमेय मान लेता हूं। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया मैंने? परिमेय संख्या मान लिया इसको। ठीक है, उसमें भी हमने यही किया था, √3 को परिमेय माना था, यहाँ क्या कर लिया? 5 - √3 को परिमेय मान लिया। तो परिभाषा से मैं क्या लिख सकता हूं? 5 - √3 किसके बराबर होगा? P/Q के बराबर होगा भाई, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P व Q सह अभाज्य हैं। ये आप लिखते चलना। ठीक है, अब क्या करना है इसमें समझने वाली बात क्या है? अब आप एक काम करो, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे या ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको एक साइड तो रूट की संख्या लेनी है, केवल एक साइड क्या? रूट की संख्या, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ लेना है। तो इसमें केवल √3 है जिस पे रूट लग रहा है, बाकी सबको अपन को एक साइड लेना है। तो मैं यहां रख देता हूं किसको? इस P/Q को मैं इधर ले आऊं और √3 को उधर ले जाऊं। तो 5 - P/Q और ये √3 उधर गया तो √3 प्लस का हो जाएगा, ये बन गया। ठीक है, अब आप समझिए यहां से एक चीज, हो गया क्वेश्चन यहीं तक है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। अब तो केवल हमें हिंदी लिखनी है, लेकिन वो हिंदी लिखने के लिए रटनी नहीं है, वो समझनी है। इसको अगर एक और स्टेप कर देता हूं मैं, 5Q - P/Q। क्या किया मैंने? एलसीएम लेके करा है सॉल्व। ठीक है, इसके नीचे बटे 1 लगा के Q ले लिया, 5Q - P बन गया। ये किसके बराबर आ गया? √3 के बराबर आ गया। P और Q क्या है? सहअभाज्य है, साथ में वो क्या है? पूर्णांक भी है, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना 2/4 का एक एग्जांपल लेके इसको काटेंगे तो क्या है? 1/2। तो 1/2 सहअभाज्य तो है ही, साथ में क्या है? पूर्णांक भी है। पॉइंट वाली संख्याएं थोड़ी है कुछ ना कुछ, और जो पॉइंट वाली नहीं है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, लेकिन पॉइंट नहीं हो तो वो क्या है? पूर्णांक ही है। ठीक है, पूर्णांक की मैंने आपको डेफिनेशन लिखा रखी है, माइनस अनंत से प्लस अनंत वाली, तो पूर्णांक तो है ही है। अब आप एक चीज देखिए, पूर्णांक की 5 है, पूर्णांक की Q है, तो किसी भी पूर्णांक को आप पूर्णांक से ही गुणा करोगे। जैसे मान लो 5, और इस 5 को मैं 5 से ही गुणा करूं, या 2 को मैं 2 से गुणा करूं, 3 को मैं 8 से गुणा करूं, कुछ भी पूर्णांक है जिनको मैं आपस में गुणा करूंगा तो मिलने वाला हमेशा क्या होगा? पूर्णांक ही होगा। सब क्या आएंगे? पूर्णांक ही आएंगे। ठीक है, पूर्णांक और पूर्णांक को गुणा करने पे हमेशा क्या मिलेगा? सॉल्यूशन में पूर्णांक मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। इसी तरह अगर पूर्णांक में से मैं पूर्णांक को ही माइनस करता हूं तो क्या मिलेगा? पूर्णांक ही मिलेगा। आप किसी भी पूर्णांक पे इन चीजों को अप्लाई करके देख लेना, आपको पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, अब तीसरी चीज, ये तो हो गया 5Q - P तक की बात। भाई पूर्णांक में से पूर्णांक माइनस किया तो ऊपर वाला तो पूर्णांक बन गया। 5Q पूर्णांक है, -P पूर्णांक है, दोनों माइनस करें तो क्या हो गए? पूर्णांक हो गया। अब क्या है? ये दोनों पूर्णांक, Q भी पूर्णांक है और ऊपर वाला पूर्णांक है, तो पूर्णांक और पूर्णांक किस में लिखे हुए हैं? ये बटे में लिखे हुए हैं। किसमें? बटे में। तो जब भी पूर्णांक और पूर्णांक बटे में लिखे होते हैं तो अपना क्या आता है? P/Q वाला रूप, जो कि क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, मैं समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि इसके बाद केवल हिंदी है, कॉन्सेप्ट इधर है। वो कॉन्सेप्ट जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आप इसके नीचे हिंदी नहीं लिख सकते। क्वेश्चन इतना सही है,
मैंने पहले कहा था कि छोटा सा ही क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, उसकी बजाय तो बहुत आधा ही लगा लो आप इसको। क्या था दोबारा बता दूं, मैं लिख भी देता हूं, आप लिख लेना। पूर्णांक तथा पूर्णांक को जोड़ने, घटाने या गुणा करने पर हमेशा पूर्णांक ही मिलता है। ठीक है, यहां हम जोड़ भी सकते हैं भाई, यहां मैंने माइनस किया है, 2 + 2 करूंगा तो भी पूर्णांक ही मिलेगा, 2 - 1 करूंगा तो भी पूर्णांक ही मिलेगा, 2 + -1 करूंगा तो भी पूर्णांक मिलेगा। तो पूर्णांक तथा पूर्णांक को जोड़ने, घटाने या गुणा करने पे, गुणा भी मैंने आपको दिखा दिया, घटाना भी मैंने आपको दिखा दिया, क्या मिलता है, पूर्णांक मिलता है। ठीक है, इसको आप नोट डाल के लिख लेना, काम आएगा ये नोट, फर्स्ट नोट है ये। ठीक है, सेकंड नोट आपको क्या लिखना है, सेकंड नोट आप लिखना कि पूर्णांक और पूर्णांक तथा पूर्णांक को भाग देने पर परिमेय संख्या मिलती है। क्या मिलती है, परिमेय संख्या मिलती है। तो ये टोटली क्या हो गया, 5q - p/q टोटली हो क्या गया, ये हो गई परिमेय संख्या। इसके जरिए आप देख लो, इन दोनों के जरिए ये क्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए मैंने इतना कुछ इसके लिए समझाया है। अब आपको हिंदी लिखनी है, ये 5q - p क्या हो गया, 5q - p/q क्या हो गया, परिमेय हो गया। ये तो हो गया परिमेय, और ये क्या हम जानते हैं अपरिमेय है, ये हमें अभी सॉल्व वो सिद्ध भी किया है। तो √3 तो क्या है, अपरिमेय है, जबकि ये क्या आ रहा है, परिमेय आ रहा है। तो ये भी विरोधाभासी है, परिमेय और अपरिमेय थोड़ी ना बराबर हो सकते हैं। तो इसके लिए आप लिख देना 5q - p, यहां आप चूंकि, ठीक है, चूंकि 5q - p एक पूर्णांक है तथा q भी एक पूर्णांक है, ये मैंने आपको बता दिया पूर्णांक क्यों है। ठीक है, इसलिए 5q - p/q एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5q - p/q ये पूरा क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन इसको आप दे दो समीकरण 1, लेकिन समीकरण 1 से 5q - p/q बराबर √3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या है √3, अतः यह विरोधाभास है। क्या है ये, विरोधाभास है। इसके बाद मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, विरोधाभास, ये 5q - p/q किसके बराबर आ रहा है, √3 के बराबर आ रहा है। √3 क्या है, अपरिमेय है, इसको हमने अभी देखा, ये क्या आ गई, परिमेय आ गई। इनके जरिए आप देख लेना कि ये क्या है, परिमेय है। आप किसी भी पूर्णांक पर ये नियम लगा के देख लेना, गुणा, जोड़ और घटाव और भाग वाले। ठीक है, भाग दोगे तो परिमेय मिलेगी, और अगर जोड़ोगे, घटाओगे और गुणा करोगे तो क्या मिलेगी भाई, पूर्णांक मिलता है। ठीक है, पूर्णांक मिलेंगे, और इसको अगर भाग दोगे पूर्णांक को तो परिमेय संख्या मिलेगी। लेकिन ये किसके बराबर आ रही है, अपनी √3 के बराबर आ रही है। तो ये क्या है, विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व परिकल्पना गलत है। क्या गलत है, जो हमने ये परिकल्पना की थी, जो माना था। इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। बाकी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो केवल इतना सा ही है, उससे तो आधा ही है। अब जितनी भी दो संख्याएं, दो या दो से ज्यादा संख्याएं आएंगी इस तरह माइनस प्लस बटे में, उनके लिए ये पैटर्न चलेगा। ठीक है, उसके लिए अलग पैटर्न था, √3 केवल एक संख्या थी, स्पेशल एक संख्या, उसके लिए पिछला वाला जो पैटर्न था वो चलेगा। इसके लिए ये सेम पैटर्न है, छोटा,
ये चलेगा। ठीक है, ध्यान रखना आप दोनों पैटर्न सेम चलेंगे, हर क्वेश्चन के लिए कुछ भी फर्क नहीं आएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 10। इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 को। एग्जाम्पल नंबर 11 को, इसमें क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने बताया था अभी किस तरह की भी आ सकती है, जैसे इससे पिछले वाले में कैसे थी, 5 माइनस रूट 3, 2 बाई रूट 3 बटे में भी आ सकता है, 3 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 3 गुणा में भी आ सकता है। इस तरह के लिए जो पैटर्न चलेगा वो अभी मैंने कराया सेम पैटर्न उसके जैसा था। तो क्या करना है, सबसे पहले वही चीज, माना 3 अंडर रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो अपन इसकी डेफिनेशन से क्या जानते हैं भाई, 3 अंडर रूट 2 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, P बटे Q के बराबर लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P व Q सह अभाज्य हैं। ठीक है, ये लिख दिया मैंने सेम वही। तो क्या करना है मुझे, मैंने आपको बताया था इस पैटर्न में क्या ध्यान रखना है, एक तरफ तो रूट वाली संख्या और दूसरी तरफ जो रूट के अलावा जो सब कुछ है वो दूसरी तरफ लेके चलना है। ठीक है, तो इधर तो मैं क्या लिख दूं, रूट 2 लिख दूं, इधर क्या है, P अपॉन Q। तो ये अंडर जो 3 बच रहा है इसके साथ वाला ये गुणा में है, तो क्या आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या बन गया, अंडर रूट 2 बराबर P अपॉन 3Q। अब आप देखो जो मैंने अभी आपको बताया, P और Q क्या है, पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, तो ये 3Q क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, क्योंकि मैंने बताया था ना पूर्णांक पूर्णांक को अपन गुणा करें, पूर्णांक इंटू पूर्णांक, क्या मिलेगा भाई, पूर्णांक मिलेगा। समझने वाली चीज इसमें केवल यही है कि पूर्णांक पूर्णांक को गुणा करेंगे तो पूर्णांक मिलेगा, पूर्णांक पूर्णांक को प्लस करेंगे तो भी क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, पूर्णांक पूर्णांक को अगर माइनस करते हैं तो भी क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। चौथी चीज, पूर्णांक पूर्णांक को अगर डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, जैसे मान लो 2 पूर्णांक है, इसको मैं 2 से ही गुणा करूं तो क्या आएगा, 4 आएगा, 2 को 2 से घटाऊं तो 0 आएगा, ये भी पूर्णांक है। 2 को 2 से डिवाइड तो देना नहीं है, गुणा माइनस हो गया, प्लस करें 2 दूनी 4 होते हैं, तो ये 2 और 2 4 हो गए, माइनस किया 0 आ गया, गुणा किया 4 आ गया, तो ये सब क्या है, पूर्णांक है। अगर 2 बटे 2 करता हूं तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगी। क्या आता है यहां पर, 1 आता है, 1 बटे 1 लिख सकते हैं ना अपन, 0 नहीं सॉरी 1 आएगा, 1 बटे 1 लिख सकते हैं, जो क्या बनेगा, परिमेय बनेगा। इनको काटने के बाद 1 बटे 1 आएगा, जो क्या है, परिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया था आप किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा दोगे वो परिमेय बन जाएगी, क्योंकि अपन को क्या करना है, P बटे Q का रूप लाना है, लेकिन यहां कभी भी 0 नहीं होगा। वही चीज मैंने लिखी है, Q के बराबर में 0 नहीं है। तो इनके जरिए आप देखो 3 और Q दोनों पूर्णांक हैं, और पूर्णांक पूर्णांक को गुणा करने पे हमें क्या मिल रहा है, पूर्णांक। तो 3Q क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। P भी पूर्णांक है, अब ये दोनों पूर्णांक है, P और 3Q दोनों पूर्णांक हो गए। अब इनको मैं देता हूं डिवाइड, यहां डिवाइड में है तो क्या मिल रहा है, परिमेय संख्या मिल रही है। ठीक है, लेकिन वो किसके बराबर आ रही है, अपरिमेय संख्या के बराबर आ रही है, जो क्या है, विरोधाभास है। तो यहां लिख दो आप, P तथा Q पूर्णांक हैं, इसलिए 3Q भी पूर्णांक होगा तथा P अपॉन 3Q क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, तथा P अपॉन 3Q परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन समीकरण 1 से अंडर रूट 2 बराबर P अपॉन 3Q, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो क्या आ गया, विरोधाभास आ गया, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व परिकल्पना, क्या माना था हमने, माना अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, गलत है। हमारी पूर्व परिकल्पना
गलत है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वही पैटर्न चल रहा है, कुछ फर्क नहीं है। आप केवल ये कॉन्सेप्ट याद रखो, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसलिए ही मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाया है, ताकि इसके बाद के जो स्टेप है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। हिंदी है, इसके बाद कुछ नहीं है, समझने वाली चीज यहीं तक है केवल, इसके बाद तो कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है। पूर्णांक पूर्णांक को गुणा करेंगे पूर्णांक मिलेगा, पूर्णांक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो पूर्णांक मिलेगा, पूर्णांक में से पूर्णांक को माइनस करेंगे तो भी पूर्णांक ही मिलेगा। लेकिन पूर्णांक और पूर्णांक को जब हम भाग देंगे, डिवाइड में लिखेंगे, तो क्या मिलेगी? परिमेय संख्या मिलेगी। मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा दिया किस तरह हो रहा है ये, ठीक है। बाकी पूर्णांक आप जानते हो, मैंने पहली जो फर्स्ट वीडियो इस प्रश्नावली की छोड़ रखी है उसमें पूर्णांक बता रखे हैं कौन से होते हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत वाले, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के जरिए ये आसानी से हो जाएगा। पिछले वाला जो क्वेश्चन था उससे आधा ही है, जो मतलब अपन एक संख्या के लिए कर रहे थे ना, जैसे √3 का किया था, √5 का करेंगे। प्रश्नावली में आगे सवाल है √5 वाला, तो उनके लिए जो पैटर्न था उससे आधा पैटर्न है ये। लेकिन याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा मोस्ट है, ये इतना मोस्ट नहीं है। जो एक संख्या वाला है जो ज्यादा मोस्ट है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन उठता है प्रश्नावली 1.3 में से, मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रश्नावली की वीडियो बनाऊंगा उसमें और थोड़ा स्लो स्पीड से पढ़ाऊं, ठीक है। जो भी दिक्कत आती हो, आप पहले तो वीडियो स्लो करके देखना, स्पीड से अच्छे से देखो, ताकि सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। इतना कुछ खास कठिन काम नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट के जरिए सब कुछ हो रहा है, ठीक है। कुछ ज्यादा तगड़मबाजी नहीं करनी अपन को कि इधर की चीजें उधर नहीं करनी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है और सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.3 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे अगली वाली जो भी क्लास आएगी उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके जितने भी एग्जांपल्स थे वो हो गए, फिर मैं 1.3 हो गई, और फिर मैं 1.4, फिर मैं 1.4। वैसे एग्जांपल ये मैंने आपको बता दिया, वो √2 वाला कोई प्रमेय नहीं है। और जो प्रमेय 1.3 है जिसका मैंने प्रूफ नहीं कराया, उसका प्रूफ आपको खुद से करने की भी कोई जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसमें आपको दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो जितनी काम की थी उतनी मैंने समझा दी, जिसमें से जो क्वेश्चन में काम आना था वो मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम मिलेंगे अगली क्लास में जब हम करेंगे 1.3 को, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल अभी नया नया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सीरीज वाइज जो यहाँ पे क्लासें चलेंगी वो सारी आपको मिल जाएं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं इससे अगली क्लास में।